हेलो स्टूडेंट्स, चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आप अगले वीडियो को देख सको। आयोनिक का चैप्टर 5 है ये। पीछे के वीडियो पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और इस प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए, आयोनिक फ्रेमवर्क इन हिंदी। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको रन करने आता होगा प्रोजेक्ट। आपको पता होगा कि डेस्कटॉप पे वेब नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। ज़रा CMD को ओपन कीजिए और पहले डेस्कटॉप को एक्सेस करेंगे, उसके बाद वेब फोल्डर को ऐसे एक्सेस कर लेंगे और फिर एप्लीकेशन को रन करने के लिए कमांड राइट करेंगे आयोनिक सर्व। ज़रा देखिए रन हो गया। जो मोबाइल के लिए टूल हमने इंस्टॉल किया था, ज़रा उसमें एप्लीकेशन को रन कर लीजिए और इस विंडो को इधर अरेंज कीजिए और जो कोड वाला विंडो हो उसको इधर आप अरेंज कर लो। तो गौर से देखिए homepage.html यहाँ पे ओपन है और इसमें एक हेडर क्रिएटेड है जिसकी वजह से आपको हेडर दिखा। पिछले वीडियो में आपने ग्रिड को बनाना सीखा था। ग्रिड इसलिए बनाते हैं ताकि हम किसी कंटेंट को हॉरिजेंटली और वर्टिकली सही से अरेंज कर सके। ग्रिड कम्प्लीटली टेबल के पैटर्न पे काम करता है, तो जिस तरह से आप टेबल टैग को शुरू करके बंद करते हो वैसे ही आप आयोन ग्रिड टैग को शुरू करके ऐसे बंद करोगे। इसके अंदर रो क्रिएट करेंगे आयोन रो टैग के माध्यम से। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने पिछला वीडियो सही से नहीं देखा होगा। ज़रा पीछे के वीडियो को देखिए। जब आप आयोन ग्रिड टैग को शुरू करके बंद करते हो तो इसका मतलब आप समझिए कि आप इस तरह का डब्बा क्रिएट करते हो और जितना बार आप रो शुरू करोगे उतना बार आपका वर्टिकल डब्बा क्रिएट होगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, तो ये जो पहला डब्बा आप देख रहे हो ये पहले आयोन रो टैग से बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं दूसरा आयोन रो टैग शुरू करूँ तो इसके माध्यम से ये दूसरा डब्बा बनेगा। फिर तीसरी बार अगर मैं आयोन रो टैग को शुरू करूँ तो इसके माध्यम से तीसरा रो बनेगा। तो अगर आपको वर्टिकली डब्बा क्रिएट करना है तो आयोन ग्रिड के अंदर आयोन रो टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। मुझे वर्टिकली एक ही डब्बा चाहिए, इसीलिए मैं एक ही बार आयोन रो टैग को शुरू करके ऐसे बंद करूँगा। तो ऐसा करने से सिर्फ ये वाला डब्बा क्रिएट होगा। अब हमें इस डब्बे के अंदर हॉरिजेंटली इस तरह से कई सारा डब्बा क्रिएट करना है। तो ये जो डब्बा होगा रो के अंदर वो आयोन कोल टैग के माध्यम से बनेगा। इसके लिए पहला आयोन कोल टैग, इसके लिए दूसरा आयोन कोल टैग, इसके लिए तीसरा आयोन कोल टैग और इसके लिए चौथा आयोन कोल टैग। ओके, तो जो कॉलम होगा वो रो के अंदर बनेगा, इसीलिए आयोन रो टैग के अंदर आयोन कोल टैग को शुरू करके आप ऐसे बंद करो। ये पहला आयोन कोल और ये रहा आपका दूसरा कॉलम। इस तरह से तो क्या होगा, वर्टिकल डब्बा के अंदर दो हॉरिजेंटल डब्बा क्रिएट होगा। मैं यहाँ राइट कर देता हूँ 1 और यहाँ पे राइट कर देता हूँ ऐसे 2। ज़रा सेव कीजिए, गौर से देखिए, ऐसे हॉरिजेंटल डब्बा क्रिएट हुआ। ज़रा इसमें इनलाइन स्टाइल शीट को पास कीजिए और इसका कुछ बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दीजिए, जैसे मैंने रेड डिफाइन कर दिया। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी बैकग्राउंड कलर आप डिफाइन कर दो, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ ब्लू। रन करके टेस्ट करने पे देखिए ऐसा दिखा। आपने जाना था कि एक रो के अंदर अगर हम कॉलम का साइज डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना कॉलम होगा सारा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए 2 कॉलम है तो दोनों कॉलम का विड्थ परसेंटेज में इक्वली डिवाइड हुआ। अगर मैं कॉपी पेस्ट करके 4 कॉलम क्रिएट कर दूँ इस तरह से इस रो के अंदर, तो ऑटोमेटिक चारों कॉलम का जो विड्थ होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन फिर आपने जाना था कि अगर आपको इक्वली डिवाइड नहीं करना है, अपने अनुसार से साइज़ कंट्रोल करना है, तो हम साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। पिछले वीडियो में साइज़ डिफाइंड था 1 से लेके 12 तक साइज़ को डिफाइन कर सकते हैं। सो मैंने पहले का साइज़ डिफाइन कर दिया 6। इसका मतलब 50% विड्थ पहले कॉलम का होगा। ऑलरेडी आपके पिछले नोट्स में डिफाइंड होगा, वहाँ देखिए कि अगर 6 राइट करेंगे तो क्या विड्थ आना चाहिए। ओके, अब कितना विड्थ हम दे सकते हैं, 6 तो हमने कंज्यूम कर लिया,
6 और बाकी है। सो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 2 और फिर यहाँ पे साइज़ का वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं 2 और फिर यहाँ पे साइज़ का वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं 2। तो ऐड कीजिए, टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए मैक्सिमम 12। तो 2 4 और 2 यानी कि 6 और 6 12। अगर मैं सेव करके रन करूँगा तो देखिए ये तीनों इक्वल दिखेगा क्योंकि तीनों का विड्थ जो है वो 2 डिफाइंड है और ये बड़ा साइज़ का दिखेगा क्योंकि इसमें जो साइज़ है वो बड़ा डिफाइंड है। तो ये समझ गए होंगे आप, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब ज़रा इसको मिटाइए और गौर से देखिए यहाँ पे ये जो रो है इसके अंदर कोई कॉलम अभी क्रिएटेड नहीं है। मैं यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट करता हूँ। ये पहला कॉलम मैंने ऐसे क्रिएट किया और फिर मैं ऐसे दूसरा कॉलम को क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे पहले कॉलम में अगर इमेज सेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, ज़रा ध्यान से देखिए। डेस्कटॉप पे मेरे पास इमेज है ABC के नाम से। मैं तीनों इमेज को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और जो प्रोजेक्ट का फोल्डर हो वेब के नाम का, इसको ओपन कीजिए। SRC में जाएंगे तो आपको असिस्ट नाम का एक फ़ोल्डर दिखेगा। जैसे ये देखिए, ये रहा असिस्ट फोल्डर। इसके अंदर आप अपने कंटेंट के अनुसार फ़ोल्डर बनाओ। अगर इमेज यूज करना है तो इमेजेस के नाम से आप फोल्डर क्रिएट कर लो और इसमें आप तीनों फ़ोटो को रख दो। तो ध्यान रखिए, असिस्ट के अंदर इमेजेस फोल्डर और फिर इसके अंदर मैंने तीनों फ़ोटोज़ को रख दिया। अब तीनों फ़ोटोज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे सो देखिए। ये रहा पहला कॉलम, ज़रा इसको इस तरह से ब्रेक कीजिए। मैं यहाँ IMG टैग को शुरू करके ऐसे बंद करूँगा और यहाँ रूट डायरेक्टरी को एक्सेस कीजिए। तो रूट डायरेक्टरी वो होता है जो आपके एप्लीकेशन का मेन फोल्डर होगा। इसके अंदर से डायरेक्ट आप एसेट फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। तो एसेट नाम से फ़ोल्डर नहीं है, एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर है। सो ऐसे फ़ोल्डर का नाम दीजिए। इसके अंदर हमने इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किया था और इमेज के अंदर a.jpg नाम का फ़ोटो हमारा मौजूद है। सो मैंने ऐसे फ़ोटो डिफाइन किया। ज़रा सेव कीजिए, देखिए फ़ोटो डिस्प्ले हो गया। सेम उसी प्रकार से ये दूसरा कॉलम आप इसमें IMG टैग को शुरू करो और इसके SRC के वैल्यू में आप क्या डिफाइन करोगे। पहले तो आप एसेट्स फोल्डर को ऐसे एक्सेस करोगे, इसके अंदर से इमेजेस फोल्डर को आप एक्सेस करोगे और फिर फोटो का नाम आप ऐसे डिफाइन कर दोगे b.jpg। ज़रा देखिए सेव करने पे ऐसा दिखाई दिया। तो गौर से देखिए यहाँ पे हमने कॉलम का कोई विड्थ डिफाइन नहीं किया। तो इसका मतलब कॉलम जो होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा और इक्वली डिवाइड होने के कारण जितना कॉलम का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज आएगा। ओके, इसलिए जितना विड्थ कॉलम का था उतना ही विड्थ आपके इमेज का भी आपको दिखा। अगर आप कॉलम का विड्थ अरेंज करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आपके इमेज का भी विड्थ अरेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, पहले कॉलम का विड्थ मैं डिफाइन करने के लिए साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 4 और यहाँ साइज में डिफाइन कर देता हूँ 8। तो देखिए हमने मैक्सिमम कंज्यूम कर लिया 8 और 4 12, यानी कि इससे ज़्यादा विड्थ नहीं दे सकते हैं। अगर मैं रन करूँगा तो देखिए इसका विड्थ कितना आया, जितना 4 का होना चाहिए, और इसका विड्थ कितना आया, जितना 8 का होना चाहिए। मुझे दोनों को इक्वली रखना है। तो इक्वली रखने के लिए तो पहला तरीका है कि आप 6 इसमें रख दो और यहाँ भी आप 6 रख दो। तो इक्वली हो गया 6 और 6 12। या आप साइज़ डिफाइन नहीं करो, अगर आप साइज़ डिफाइन नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये पहला रो में हमने 2 फोटो सेट किया। उसी प्रकार से अगर आपको अगला रो क्रिएट करना है तो जहाँ पहला रो आपका बंद हो उसके ठीक बाद अगला रो को आप ऐसे क्रिएट करोगे। ज़रा देखिए, मैंने अगले रो के अंदर एक ही कॉलम क्रिएट किया है ऐसे। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसका विड्थ कितना होगा 100%। इसमें मैं IMG का इस्तेमाल करता हूँ, SRC का वैल्यू। पहले रूट डायरेक्टरी एक्सेस करेंगे, फिर एसेट्स फोल्डर को एक्सेस करेंगे, इसके अंदर से इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करके c.jpg को एक्सेस कर लेंगे। तो इसका विड्थ अभी कितना होगा 100%, यानी कि साइज होगा 12, जिसकी वजह से आपका जो इमेज होगा वो भी फुल विड्थ में आपको दिखेगा। ये देखिए दिखा। अब इन सारे इमेजेस के बीच में गैप क्यों है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके कॉलम में पैडिंग होता है, उसकी वजह से आपको इमेज के बीच में गैप देखने को मिलेगा। आप चाहते हो आपके कॉलम में पैडिंग ना आए तो आप कॉलम में स्टाइल को पास करके पैडिंग को रिमूव कर सकते हो। ये देखिए, मैंने पहले कॉलम में ऐसे पैडिंग 0 को पास किया, कॉपी कर लीजिए। ये रहा दूसरा कॉलम, ऐसे पैडिंग 0 को पास कीजिए, और ये रहा अगले रो का पहला कॉलम, इसमें पैडिंग 0 पास कीजिए। ज़रा रन कीजिए, देखिए गैप्स वगैरह कम हो गया।
अभी भी आपको आउटसाइड एरिया में गैप दिखा तो वो गैप आपका ग्रिड के माध्यम से आता है। तो वो गैप को भी अगर आपको रिमूव करना है तो स्टाइल पैडिंग आयोन ग्रिड में पास करेंगे तो देखिए आउटसाइड में जो पैडिंग आ रहा था वो भी रिमूव हो गया। जरा वापस कोड में आइए और देखिए सिर्फ पेज की कोडिंग रहने देंगे। इस प्रकार से आयोन कंटेंट शुरू होगा और ऐसे बंद होगा और सब कुछ रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ऐसा दिखा। आप जानो कि टूल बार को कैसे डिज़ाइन करेंगे। टूल बार उसे कहा जाता है जहां वेबसाइट के मेन्यू की जगह या मोबाइल एप्लीकेशन के मेन्यू की जगह आइकन्स के माध्यम से मेन्यूज़ को प्रेजेंट किया जाए, उसे कहा जाता है टूल बार। तो यहाँ हम ग्रिड का ही सहायता लेंगे ताकि हम टूल बार को अच्छी तरह से हॉरिजेंटली डिस्प्ले कर सके। देखिए आयोन ग्रिड टैग को शुरू करके बंद करेंगे। वर्टिकली एक ही डब्बा चाहिए, इसीलिए एक बार रो को शुरू करके बंद करेंगे। अब जितना आपको आइकन सेट करना है उतना बार आप आयोन कोड को शुरू करके आप ऐसे बंद करोगे। मुझे 5 आइकन को हॉरिजेंटली सेट करना है तो मैं 5 बार इसे शुरू करके ऐसे बंद करूँगा। अगर आप रन करके टेस्ट करोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी कॉलम में ना बॉर्डर डिफाइंड है और ना ही बैकग्राउंड कलर। अब जरा आइकन्स को निकालिए तो वेबसाइट ओपन कर लीजिए ionicons.com। 3 प्रकार का आइकन्स आपको दिखेगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर लो। जैसे मैंने शार्प को चूज़ कर लिया, मुझे पहले ये आइकन चाहिए शो। मैंने इस पर एक बार क्लिक किया, फिर कोड पे एक बार ऐसे क्लिक कीजिए तो कोड आपका कॉपी हो जाएगा। पहले कॉलम में ऐसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मुझे ये आइकन चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर कोड पे क्लिक करूँगा ताकि ये कॉपी हो जाए। फिर मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि दूसरे कॉलम में। तो देखिए ये पहला कॉलम था और ये रहा दूसरा कॉलम आपका। अब ये रहा आपका तीसरा कॉलम। मैं तीसरे कॉलम में इस आइकन का इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे मैंने सोर्स कोड कॉपी कर लिया और ऐसे मैं पेस्ट करता हूँ। तो तीसरा कॉलम ये रहा और ये रहा आपका चौथा कॉलम। चौथे कॉलम में देखिए जरा इस आइकन का इस्तेमाल करेंगे या ये वाला आइकन चूज़ कर लीजिए, फिर यहाँ क्लिक करेंगे ताकि कोड कॉपी हो जाए। ऐसे पेस्ट कर दीजिए और ये रहा आपका 5वां कॉलम। इस 5वें कॉलम में आप इसका इस्तेमाल करो, ये वाला फॉरवर्ड का जो सिंबल है उसे, यानी कि राइट एरो का। कॉपी कर लीजिए इसके कोड को और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पहले रन कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखा। अब इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे सो समझिए। इनलाइन स्टाइल सेट तो आप पास करना जानते हो। इनलाइन स्टाइल सेट का मतलब हो गया टैग में ही स्टाइल को पास करना। एक्सटर्नल स्टाइल सेट कैसे पास करेंगे उसको जानना है। सो ये जो कॉलम्स है इसमें आप कोई क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दो। जैसे मैंने टूल बॉक्स ये डिफ़ाइन किया। क्लास या आईडी इनमें से किसी का भी वैल्यू आप डिफ़ाइन कर सकते हो। सब में क्लास का वैल्यू सेम देंगे, यानी कि जितना भी कॉलम है आपका सब में ऐसे ही क्लास का वैल्यू सेम डिफ़ाइन कर दीजिए ताकि एक ही बार में सभी आयोन कोल को हम डिज़ाइन कर सके। अब जरा फाइल्स में आ जाइए। देखिए जरा homepage.scss इस नाम का एक फ़ाइल आपको दिखेगा। ज़रा इसको ओपन कीजिए। सबसे नीचे आइए और सिंपली यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो टूल बॉक्स को। जो प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हो CSS का आप यहाँ पे सेट करो। जैसे मैंने बॉर्डर डिफाइन कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड शार्प CCC। अब जरा बॉक्स शैडो को डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैं डिफाइन करता हूँ 0 पिक्सल 3 पिक्सल शार्प DDD। तो ऐसा करने से क्या होगा, जितना भी कॉलम है उसमें बॉर्डर आएगा और साथ ही साथ बॉक्स शैडो आएगा। जरा गौर से देखिए सभी कॉलम्स में बॉर्डर और बॉक्स शैडो आ गया। आप चाहते हो सारा आइकन्स आपका सेंटर में दिखे तो सिंपली यहीं पे आप टेक्स्ट अलाइन का इस्तेमाल करोगे और इसका वैल्यू पुट कर दोगे सेंटर। तो ऐसा करने से सारा आइकन्स आपको सेंटर में दिखेगा। सभी आइकन्स का एक ही बार साइज बढ़ाना है तो फ़ॉन्ट साइज आप इसी में पास करो। जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया 20 पिक्सल। रन करने पे देखिए ऐसा दिखा आपको। तो इसी को कहा जाता है टूल बार। जनरली टूल बार वो होता है जहाँ पे मेन्यूज़ की जगह हम आइकन्स को प्रेजेंट करते हैं और फिर यूज़र को पता चलता है कि उस पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए। टूल बार तो डिज़ाइन हो गया। मान लीजिए आपको एप्लीकेशन के लोगों को हॉरिजेंटली और वर्टिकली यहाँ सेंटर में फिट करना है तो कैसे करेंगे। ग्रिड से बाहर निकलिए। अगर हॉरिजेंटली और वर्टिकली फिट करना है तो ऐसा करेंगे।
ग्रिड से बाहर निकलने के बाद डेवलपमेंट को शुरू करके बंद करेंगे। ये वाले डेवलपमेंट में आईडी का वैल्यू आप डिफाइन कर दो कंटेनर। अब इसमें जो भी चीज़ फिट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली कंप्लीट सेंटर में दिखेगा। तो मैं यहाँ पे IMG SRC का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे आप असेट्स फोल्डर को एक्सेस कर लो इस तरह से। इसके अंदर इमेजेस फोल्डर होगा और इमेजेस फोल्डर के अंदर अगर आपका कोई लोगो है तो लोगो का नाम आप ऐसे डिफाइन करो। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए ऐसा दिखा। इमेज का साइज़ वगैरह आप कम कर सकते हो ईजिली। तो मैं आपको CSS के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे मैंने इसमें क्लास का वैल्यू पुट कर दिया लोगो। अब आ जाइए homepage.scss में, ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए, ज़रूरत के अनुसार वैल्यू पुट कीजिए। जैसे मैंने 100 पिक्सल विड्थ डिफाइन कर दिया, फिर आप डिफाइन कर दो 100 पिक्सल हाइट को। इसके बाद आप डिफाइन कर दो बॉर्डर हाइफन रेडियस 50%। ऐसा करने से क्या होगा, आपका इमेज जो होगा वो कम्प्लीटली गोला दिखाई देगा। साथ ही साथ इमेज में शैडो को पुट कीजिए। तो ऐसे मैंने बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, 0 पिक्सल 0 पिक्सल। उसके बाद डिफाइन कर दीजिए 10 पिक्सल शार्प DDD। तो ऐसा करने से आपकी इमेज में आपको शैडो दिखेगा। ज़रा देखिए, शैडो को और ज़्यादा गहरा करना है तो यहाँ पे जो गहरा कलर होगा वो आप डिफाइन कर दोगे। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप CSS नहीं जानते हो, क्योंकि यहाँ पूरा कोड CSS के पैटर्न पे है। आप चाहते हो कि हर वीडियो प्रोजेक्ट के पैटर्न पे आप पढ़ो, वेबसाइट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करना आप सीखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए webinstitute.com सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। उसके बाद क्लिक करेंगे तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको सारी जानकारी हो जाएंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और हमारे वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।